हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं समसामयिक घटना चक्र जो 2023 का है। इसमें 67वीं से लेकर के जो है आपको आने की 68वीं तक जो है यानी कि 1992 से 2022 तक का इसमें जो है बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो पूर्वावलोकन हल प्रश्न पत्र शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसमें जो है जितने भी जो है यानी कि साइंस का जो प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो फ्रेंड्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए हम आज के सेशन को इसमें शुरू करें। फ्रेंड्स, अब यहाँ से जो है केमिस्ट्री का प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो कौन सा एक तत्व नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा गैस। गैस जो एक तत्व नहीं बल्कि यह क्या है, तो यह गैस है। जबकि जो है धातु, अधातु और उपधातु क्या है, ये सभी तत्व हैं। व्याख्या देखते हैं कि आवर्त सारणी में तत्वों के 3 प्रमुख भागों तथा धातु, अधातु और उपधातु में विभाजित किया गया है। जबकि हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन तथा सभी अक्रिय गैसों को अधातु की श्रेणी में रखा गया है। तो ए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किससे कहा जाता है। तो यह जो है लेवोजियर को जो है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर, लेवोजियर को। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व के द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। 20 + 18 यानी कि जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है द्रव्यमान, तो 20 + 18 यानी कि 38 हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को योग को जो है परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। तो इस दोनों को जोड़ने के बाद 38 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है। तो एक नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड यानी कि जो है 94 Pu 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि 242 में से जो है 94 माइनस कर देंगे, तो आपका 148 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं किसमें, तो द्रव्यमान संख्या में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं, अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या समान, प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होता है, वे समस्थानिक कहलाते हैं तथा समान परमाणु भार वाले तत्व समभारिक कहलाते हैं। फैराडे स्थिरांक है। तो फैराडे स्थिरांक किसको कहते हैं, तो सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक क्या है, तो सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह जो है 96,485 जूल पर मोल होता है। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है। तो आपको बता दो कि पीएच मान जो है 1 से लेकर जो है 14 तक होता है। 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक होता है। जो 7 जो होता है यह उदासीन होता है। 7 क्या होता है, उदासीन होता है। और 0 से लेकर जो है यानी कि 7 के बीच को हम लोग जो है अम्लीय कहते हैं, अम्लीय। और 7 से 14 के बीच को जो है क्षारीय कहा जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। उदासीन विलयन पीएच मान 7 है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, अतः इसका पीएच मान 7 होगा। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है और 7 से अधिक पीएच मान का विलयन क्षारीय एवं 7 से कम का जो पीएच मान अम्लीय कहलाता है। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच मान 7 से अधिक है। तो 7 से अधिक किसका हो जाएगा, तो क्षारीय का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय का 7 से कम होता है, उदासीन जो होता है 7 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पानी का पीएच मान कितना होता है। तो पानी का पीएच मान जो अभी हमने देखा कि उदासीन होता है पानी, इसीलिए बी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एक घोल का पीएच जो है 3 से 6 बदलता है, तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी। तो यह जो है 1000 गुना क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 जगह कम हो जाएगा। पीएच में परिवर्तन जो है डेल्टा पीएच
बराबर PH2 हो जाएगा माइनस PH1, 6 - 3 यानी कि 3 हो जाएगा। H प्लस आयन की सांद्रता का अनुपात निकालने के लिए जो है इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो है 1000 गुना कम हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन जो होता है यह लाल द्रव होता है। क्या होता है? लाल द्रव। इसी व्याख्या देखते हैं दोस्तों कि ब्रोमीन जो है गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है तथा यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलेय ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है, जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी होती हैं? तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली 2 गैसें हैं, एक ऑक्सीजन होता है और दूसरा एसिटिलीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है और ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होते किसका? तो गैल्वेनाइजेशन जो होता है उसमें जस्ते का परत होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर किसका? जस्ते का हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते यानी जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यदस लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। कपड़े साफ करने प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट क्या होता है? तो कपड़े साफ करने वाला डिटर्जेंट को जो है सल्फोनेट होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटर्जेंट अदरक अथवा अदरकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्बिक क्ले बेंजीन एल्किल बेंजीन सल्फोनेटेस होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो जो है क्या हो जाएगा? 3 में से कोई नहीं। इसका व्याख्या देखते हैं कि जो है कि पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद हो रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। तो अभीष्ट उत्तर में 1 से इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीला थोथा रासायनिक रूप है, तो नीला थोथा जो किसका रासायनिक रूप है? तो आपका इसका राइट होगा कॉपर सल्फेट का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नीला थोथा को ब्लू बिट्रियोल का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। इसका सूत्र जो होता है CuSO4 5H2O होता है। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेट लवण नीले रंग का होता है और नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मध्य एल्कोहल में अघुलनशील होता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर लिखित प्रश्नों में भारी का तात्पर्य घनत्व से है, उपर्युक्त विकल्पों में से प्लेटिनम जो है सर्वाधिक घनत्व यानी गुणधर्म वाला धातु है, जिसका घनत्व जो है 21.45 ग्राम है घन सेंटीमीटर होता है। और चांदी का जो होता है 10.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है और पारा का जो होता है 13.54 ग्राम घन सेंटीमीटर तथा सोने का होता है 19.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो यानी कि प्लेटिनम हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील जो है यह किसका एक मिश्र धातु है? तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि जो है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं। लोहे मुख्य धातु के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम निश्चित अनुपात में मिलाने से हमें जो है स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, तो जो कठोर होता है उस तथा उसमें जंग नहीं लगता है। तो आपका इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह होता क्या है? तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जिप्सम होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम लवण जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है को 373 केल्विन पर गर्म करके यह जल अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट जो है यानी CaSO4 ½ बनाता है। इसे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तभी हमने देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 2H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है। एक कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, इसका निर्माण जिप्सम कैल्शियम हाइड्रेट को गर्म करने से होता है। यह जिप्सम है, इसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है।
एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे जो है एल्कीन कहा जाता है। केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और कार्बन कार्बन द्विबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। एल्कीन कहते हैं। एल्कीन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विपरीत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके में जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सिरके में जो होता है एसिटिक अम्ल होता है, ये याद रखिएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल तथा रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है और सिरके का IUPAC नाम जो है इथेनोइक अम्ल होता है, जिसमें जो है कार्बोक्सिल अम्ल प्रकार्यात्मक समूह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो अभी हमने देखा कि सिरके में क्या होता है एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या होता है? तो कार के बैटरी में होता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। यह बैटरी में वैद्युत अपघटों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना होता है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस होती है किसका? तो सोडा वाटर की बोतल खोलने पर जो है कौन सी गैस निकलेगी? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी व्याख्या देखते हैं कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतःक्षेपित की जाती है। खनिज यानी कि मिनरल क्या होते हैं? तो मिनरल जो होते हैं अकार्बनिक ठोस होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज जो होता है यानी मिनरल, ये प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस है, जिसकी संरचना रवाकृत होती है। 1945 में नागासाकी यानी जापान पे गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था? तो 1945 में गिराया गया था किसका, कौन सा विस्फोटक? तो इसकी हो जाएगा सी हो जाएगा, प्लूटोनियम। 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया था। इसमें जो है प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोट के रूप में किया गया था। वही दूसरी जो है हिरोशिमा पर गिराया गया था, जिसमें जो है बम जो था लिटिल बॉय था, विस्फोटक के रूप में उसमें जो है यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर प्रश्न आपका दिया गया था कि 9 अगस्त वाला में, तो नागासाकी पर 9 अगस्त में हो जाएगा सी हो जाएगा। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसके मिलता है? तो आपका इसका राइट होगा सी हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व में। सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होता है पोटेशियम होता है, सबसे अधिक क्रियाशील। उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद आयरन। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन को प्रयोग हम लोग जो है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल बारीक चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेल का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन वह जो है 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो वनस्पति घी बनेगा। आयोडीन कृत लवण में रहता है, तो उसमें जो है पोटेशियम आयोडाइड रहता है। आयोडीन कृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड रहता है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड यानी KI की संरचना एक भौतिक गुणों में खाद्य लवण के समान व्यापारिक स्तर पर जो है आयोडीनकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। खाने का नमक जो होता है NaCl किससे बनता है? तो यह जो है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से जो है ये खाने का नमक बनता है। यहाँ पर दिया कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य क्रिया से निर्मित नमक लवण जो होता है उदासीन लवण कहलाते हैं, जैसे कि NaCl KNO3 हो जाएगा।
सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल क्या होता है? तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व हो जाएगा आपका कार्बन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं कि संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं और कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यता पाया जाता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं किसमें? तो ऑक्सीजन जो है यह केरोसिन में अनुपस्थित होता है। प्रश्नगत विकल्पों में केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। रासायनिक रूप से केरोसिन जो है मिट्टी का तेल है, यानी कि हाइड्रोकार्बन एक मिश्रण है। तो ज्ञातव्य से हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में जो कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र जो होता है C4H10 होता है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, क्योंकि जो है इसमें जो है LPG में जो है ब्यूटेन लगभग 65% और प्रोपेन जो है 35% होता है। इसीलिए जो है इसका एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि तरलीकृत पेट्रोलियम LPG के मुख्य घटक ब्यूटेन लगभग 65% और प्रोपेन लगभग 35% होते हैं। इसमें अन्य हाइड्रोकार्बन इथेन भी अल्प मात्रा में होते हैं। तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ जो है यह किसका बहुलक है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आइसोप्रीन का। बहुलीकरण वह अपक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अनुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकल एवं उत्पादन को बहुलक यानी पॉलीमर कहा जाता है। आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबड़ है और आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र CH2 होता है। CH2 बराबर CH3 कोष्ठ में CH हो जाएगा बराबर CH2 है। अगला प्रश्न देखते हैं कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकल का बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो होता है यह टेट्राफ्लोरोएथिलीन का होता है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी PTFE को आमतौर पर जो है टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। PTFE जो है एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका जो घनत्व 2.2 G यानी कि 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका गलनांक देखा जाए तो लगभग 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाले नॉन स्टिक सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। बेकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन बनाता है। तो बेकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन बनाता है किसके द्वारा? तो यह फिनॉल तथा एसिटाल्डिहाइड द्वारा बनाता है। ऑप्शन नंबर बेकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन बनाता है तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड से जो है यह बेकेलाइट संघनन बनाता है। बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिलग्लाइकोज होता है, यानी कि लेनहाइड्राइड है। यह थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन प्रक्रिया के फलस्वरूप बनाता है। इसकी खोज वर्ष 1907 से जो है 1909 के मध्य बेल्जियम के रसायनज्ञ लियो बेकेलैंड ने किया था। ट्राइग्लिसराइड जो होता है क्या है? तो यह जो है एक प्रकार का वसा है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाया जाने वाला वसा एक प्रकार का है। हमारे शरीर को भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ग्रेफाइट और हीरा जो है उनके पास एक ऐसी क्रिस्टलीय संरचना है, उनकी कठोरता समान है, उनकी वैद्युत चालकता समान है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं जिनकी क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। हीरा जहां प्राकृतिक रूप से प्राप्त सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, वहीं ग्रेफाइट जो है कम कठोर होता है और ग्रेफाइट की विद्युत चालकता हीरे से अधिक होती है। और ग्रेफाइट और हीरे दोनों कार्बन संयोजी बंधन से बने होते हैं।
बने होने के कारण उनके रासायनिक गुण समान होते हैं और वे समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या प्रयोग करता है? तो यह जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच के लिए जो है ब्रेथ एनालाइजर या ब्रेथलाइजर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण के माध्यम से जो है किसी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस जो होता है सांस को पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के विलयन से गुजारा जाता है। तो ब्रेथलाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन एल्कोहल से क्रिया कर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, जिससे पता चलता है कि यह जो है कितना जो है शराब पिया हुआ है। इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांसें में एल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। वह जितना तेजी से हरा होगा वह उतना ही ज़्यादा खींचकर आया है, यानी कि शराब पीकर आया है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी के मुख्यतः होती है। तो घरेलू ईंधन में प्रयुक्त में जो है एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक से अधिक ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा, एक से अधिक। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जो होता है हाइड्रोकार्बन गैस का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें जो है मुख्यतः प्रोपेन यानी C3H8 तथा ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए इसमें गंध युक्त जो है मरकेप्टन आदि मिला जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक होते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक क्या हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, ये जो है आपका हो जाएंगे। तो यहाँ पर दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन और ओजोन परत सभी हो जाएंगे। तो इसमें दिया कि ग्रीन हाउस गैस से जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादल द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है, इनमें प्रमुख CO2, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन और ओजोन होते हैं। ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक होते हैं। तो अभी हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए एक से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो इससे जो है अधूरे जलने से क्या होगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल या डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। इससे जो मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न और निर्गत होता है। साबुन ग्रीज को हटाता है। तो साबुन ग्रीज को किस प्रकार हटाता था? तो पायसीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पायसी कारक सामान्यतः ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरणार्थ साबुन सोडियम तथा पोटेशियम के वसीय लवण। साबुन के अणु में दो भाग होते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा जो C17H35 जो कि वसा में घुलनशील है, तथा दूसरा जो होता है जल में विलय ध्रुवीय भाग होता है जो COON+ समूह। पायसीकरण के दौरान साबुन का अध्रुवीय एल्कीन समूह C17 और H35 तेल या ग्रीज को घोल लेता है तथा ध्रुवीय समूह COO और Na+ जल में घुल जाता है, और जब इसे ठीक प्रकार रगड़ा जाता है तो ग्रीज छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाते हैं और जल के बहाव में सरलता से बह जाते हैं। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 के यहाँ पे मिलान करना है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो यहाँ पे दिया सूची 1 सूची 2 को। तो एस्प्रोटेम, तो एस्प्रोटेम जो होता है यह तो कृत्रिम मधुरक होता है। और जो फ्रेयन, तो फ्रेयन आपका हो जाएगा तो प्रशीतक हो जाएगा। फ्रेयन जो है प्रशीतक। नियोप्रीन, तो नियोप्रीन आपका हो जाएगा संश्लेषित रबर हो जाएगा। और जो बेनाड्रिल यह जगह प्रतिहिस्टामिन हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो आपका इसका राइट ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा 3, 4, 1, 2। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित सूची मिलान। तो एस्पार्टेम जो होता है कृत्रिम मधुरक होता है, फ्रेयन जो होता है प्रशीतक होता है, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, और बेनाड्रिल जो है यह प्रतिहिस्टामिन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है? तो अम्ल वर्षा में बताना कि किसकी मात्रा सबसे अधिक होता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा H2SO4 का, सी हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं
कि वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निस्संतृतों एवं प्राकृतिक में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड गैस वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाकर पृथ्वी पर गिरते हैं। इसे जो है अम्लीय वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की सर्वाधिक मात्रा 70% होती है। अम्ल वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा कहाँ होती है, तो इसका हो जाएगा स्टार हो जाएगा। इसका आंसर दिया गया है आपका। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं नाइट्रस के ऑक्साइडों के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषक का उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोल से तथा ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलाने से भी होती है। अतः इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही हो जाएगा। शुष्क बर्फ है तो शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ जो होता है सामान्य दिखती है, अतः इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ बिना द्रव रूप में बदले जो है ऊर्ध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो यह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो चूने का पानी जो होता है ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूधिया हो जाता है। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का समान नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी जो है दूधिया हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, तो सीमेंट का घटक हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर का एक से अधिक हो जाएगा। इसमें देखते हैं कि सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी, चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी एक साथ जो है गर्म करने पर उसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है। इस क्लिंकर में जो है 2 से 3% जिप्सम यानी कि CaSO4 2H2O को मिश्रित करके सीमेंट का निर्माण होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट होता है, तो कार बैटरी में जो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कार के द्वितीयक सेल प्रयोग में लाया जाता है। द्वितीयक सेल में विद्युत अपघट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन का उपयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड तथा स्पंजी लेड की बनी प्लेटें होती है। इन बैटरियों को लेड संचयक अथवा संचयी बैटरी भी कहते हैं। कारों, ट्रकों, इन्वर्टरों में उपयोग होने वाली बैटरियां द्वितीयक बैटरियों के ही उदाहरण होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है, तो कार्बन जो है किसमें नहीं होता है, तो कार्बन नहीं है, तो ये हो जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। यहाँ पे दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। इसमें कार्बन नहीं है तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें सभी में कार्बन होता है। इनमें सभी में कार्बन होता है फ्रेंड। ये हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तीनों कार्बन के अपरूप है, इसीलिए तीनों में कार्बन होते हैं। तो इनमें से किसमें नहीं होता, तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन दिया गया है। निम्न में से सबसे सख्त कौन हो जाएगा, यानी कि सख्त कहने का मतलब कड़ा, यानी कि हार्ड। तो हार्ड जो है आपका हीरा होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु एवं अन्य कार्बन परमाणु से प्रबल बलों द्वारा जुड़ा रहता है। इसके फलस्वरूप त्रिविमीय दृढ़ संरचना प्राप्त होती है। इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग कांच को काटने एवं कठोर पत्थर में छिद्र करने वाले औजार को बनाने में किया जाता है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम बेंजोएट को। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाने के परिरक्षण के लिए किया जाता है, यानी कि नुकसान पहुंचने से बचाने के लिए किया जाता है परिशिक्षण में। पारद धातु मिश्रण होता है, तो पारद धातु किसका मिश्रण होता है, तो पारद युक्त मिश्र धातु से। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। पारद धातु मिश्र धातु प्रयुक्त होता है। पारद धातु मिश्र पारद युक्त मिश्र धातु होती है। खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाली गैस मुख्यतः होती है, तो खाना बनाने में जो है मीथेन गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाना बनाने में मुख्यतः मीथेन गैस का उपयोग होता है। इसे गोबर गैस या कूड़ा कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। निम्न धातुओं में से कौन सा समान ताप पर द्रव है, तो द्रव अवस्था में पारा रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पारा समान ताप पर द्रव अवस्था में होता है। इसका प्रयोग थर्मामीटर में
तापमान मापने के लिए किया करते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे जो है ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। ठोस कपूर से जो है कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है और जो ठंडा होने पर पुनः प्रारंभिक ठोस अवस्था में आ जाते हैं। पीतल के बर्तनों को कढ़ाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है? तो वह धुआं जो होता है अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीतल के बर्तन को कढ़ाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाले धुआं अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नींबू खट्टा किसके कारण होता है? तो नींबू जो है उसमें खट्टा होने के कारण क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है जिसके कारण खट्टा होता है। वाहनों को निकलने वाली कौन सी गैस होती है? तो वाहनों से जो होता है कौन सी गैस निकलती है? तो आपका इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हम हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएंगे। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। किसकी? कार्बन की। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलावट उसके आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुघट्यता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता है। कठोरता बढ़ने के साथ साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो खनिज से जो है पिच ब्लेड से जो है हम लोग रेडियम प्राप्त करते हैं। बी इसका राइट आंसर होगा। पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेड रेडियम का अयस्क है लेकिन पिच ब्लेड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपति ने रेडियम प्राप्त के लिए जो पिच ब्लेड की ही शोध किए थे। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो यह क्लोरीन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि तालाब के जल शुद्धिकरण में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है और क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर का त्वचा जल जाता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या होगा? तो जल बनेगा। देखते हैं इसका। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, जल बनेगा। हाइड्रोजन के जलाने पर जल बनेगा। H2 को जलाने पर जल निर्माण होता है 2H2 + O2 यानी कि 2H2 हो जाएगा। सोना को घोला जा सकता है किस में? तो सोना को जो है किस में घोला जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि सोना को जो है इसको घोलने के लिए जो है एक्वारेजिया के घोल में घोला जाता है और एक्वारेजिया जो होता है सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1:3 के अनुपात में होता है। तो यह जो है इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है ई इसका राइट आंसर होगा, एक इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो यह जो है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से जो अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच में नहीं रखा जाता है क्योंकि H2F अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है। यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके जिससे बोतल में विस्फोट हो जाती है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। तो वह धातु आपका तांबा हो जाएगा। देखते हैं व्याख्या कि वायु में थोड़ी देर रखने पर तांबा धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम, इसमें पटीना कहा जाता है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या? तो विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन जो है यह एक प्रकार का एस्टर है। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि? तो इसका कारण होता है कि ये LPG द्वारा चौक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG द्वारा चौक हो जाते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं कि LPG में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चौक हो जाने की संभावना हो रहती है, अतः दाब मापक नहीं लगाया जाता। इसीलिए निम्नलिखित में से जो है किस खनिज द्वारा लोहे प्राप्त किया जाता है? तो लोहा जो है यह हेमाटाइट से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा।
हेमाटाइट अयस्क जो है लोहा से प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो यह हो जाएगा कि जल में अत्यधिक विलय होता है, यह गलत है। यह जल में अधिक विलय नहीं होता है। इसका जो है देखते हैं कि विरंजक चूर्ण एक पित्त धावल चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है, और विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ते हैं तो यह धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रित होकर क्लोरीन गैस प्रदान करती है। जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7700 किलोग्राम मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा के घनत्व 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व क्या होगा? तो इसका जो है पीतल का घनत्व आपका 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में होता है। तो जस्ते के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? तो बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ता को 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ऋणात्मक हो जाता है। इससे जस्ता का धन ध्रुव और बर्तन ऋण ध्रुव के रूप में परिणत हो जाते हैं। स्टेनलेस स्टील का एक मिश्र धातु है, तो ये किसका है? तो स्टेनलेस स्टील जो है ये मिश्र धातु किसका होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। देखते हैं कि स्टेनलेस स्टील धाबा रहित लोहा एक मिश्र धातु जिसके संघटक तत्व इस प्रकार हैं। इसमें आयरन होता है, क्रोमियम होता है 10%, आयरन होता है 89.4%, मैग्नीज होता है 0.35%, कार्बन होता है 0.2%। तो इसमें सिलिकॉन नहीं मिला जाता, जबकि अल्प मात्रा में निकेल 0.8% मिला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है, तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है किसका? तो लोहा और क्रोमियम का। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा किरणें जो होती है इसमें ऋणात्मक आवेश होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है, और अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित और गामा उदासीन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है? तो यह आपका हो जाएगा 4 2 8 8 2, यानी कहने का मतलब 2 8 8 2 इलेक्ट्रॉन समरूप क्षारीय मृदा धातु होते हैं। 2 8 जो है अकेरिय गैस नियॉन होते हैं, और 2 8 7 हाइड्रोजन क्लोरीन होते हैं, और 2 8 8 अकेरिय गैस आर्गन होते हैं। CO समूह का आबंध क्रम होता है, तो इसका जो होता है आबंध 3 होता है। आबंध यानी कि बॉन्ड ऑर्डर की एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधता कितना मजबूत है। और आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। तो CO समूह का आबंध क्रम 3 होता है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व को द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका हो जाएगा द्रव्यमान संख्या 4 हो जाएगा। यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को जो है द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो 2 + 2 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा हो जाएगा? तो यह जो है अष्टफलकीय होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार जो होता है अष्टफलकीय होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ, इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो इसका सूत्र आपका हो जाएगा XH4 हो जाएगा। जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की सहायता से सहसंयोजी बंध बनाएगा, और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन और अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अतः बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व के साथ 4 हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करेंगे और इस प्रकार XH4 का निर्माण करेगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा XH4 हो जाएगा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो बेंजीन जो होता है उसमें सिग्मा और पाई बंध की संख्या 12 और 3 होती है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 है। इसमें 6
कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणु से संबंध रहता है। तो कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना गया है। इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं। भारी पानी वह पानी होता है। तो भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, इसीलिए D2O पानी का संकेतक D2O होता है भारी पानी का। हाइड्रोजन में समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। यदि जल का निर्माण H2 से न होकर ड्यूटेरियम से हो तो उस पानी को भारी पानी कहेंगे। इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक में है जिसमें क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, उसी को जो है आइसोटोप कहते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वे परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में असमान होते हैं परंतु नाभिक पर समान वैद्युत आवेश समान प्रोटॉनों की संख्या में समान होते हैं, इन्हें समस्थानिक या आइसोटोप कहते हैं। दूध एक उदाहरण है किसका? तो दूध जो है एक किसका उदाहरण है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा, बी और सी, यानी कि कोलाइड विलयन और सी यानी कि इमल्सन। तो यहाँ पे दिया गया है कि कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं और कोलाइड के कई रूप या प्रकार हैं, जैसे कि एरोसोल गैस के माध्यम में द्रव का मिश्रण, इमल्सन द्रव का माध्यम में द्रव का मिश्रण, जेल जो होता है ठोस माध्यम में द्रव का मिश्रण आदि। दूध फ्रेमी क्रीम इमल्सन का उदाहरण है। इस प्रकार दूध इमल्सन है जो एक तरह का कोलाइड विलयन है। अतः इस प्रश्न का विकल्प बी और सी दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो इसका जो आखिरी उत्पाद एथाइल अल्कोहल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइमों की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तित किण्वन कहलाता है। अंगूर एवं अन्य फलों के रसों को ईस्ट खमीर जिसमें उपयुक्त एंजाइम होते हैं की उपस्थिति में किण्वन द्वारा अल्कोहलिक पेय पदार्थों के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रक्रम में मोलैसेज शीरा अथवा गन्नों एवं फलों से प्राप्त शर्करा, शक्कर अथवा विभिन्न प्रकार के अन्नों से प्राप्त स्टार्च एंजाइम इन्वर्टेस की उपस्थिति में सर्वप्रथम ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित होते हैं। इन दोनों के सूत्र C6H12O6 हैं। यह जो C12H12 प्लस H2O इन्वर्ट करेगा तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटेगा। और जो है ग्लूकोज का फ्रुक्टोज दोनों ही एक अन्य एंजाइम जाइमेज की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्वर्टेज तथा जाइमेज दोनों एंजाइम ईस्ट में विद्यमान होते हैं। C6H12O6 जो है ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज जाइमेज से जो है निष्कासन करने के बाद 2C2H5OH प्लस 2CO2 यह इथाइल अल्कोहल देगा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ग्लूकोज को जो है एथिल अल्कोहल में जो है यह बदल दिया जाता है जाइमेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। शक्कर में किण्वन से बनता है। तो शक्कर में किण्वन से क्या बनता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इथाइल अल्कोहल बनेगा। शक्कर में किण्वन से जो है इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि 4 हो जाएगा। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CONH2 होता है। यूरिया में लगभग 46% 46.67% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है और कार्बन रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बाइड भी कहा जाता है। अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक जो होता है ये शोधन अभिकर्ता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ साबुन एक अपमार्जक कहलाता है। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वह अपमार्जक श्रेणी में आता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है?
तो साबुन बनाने में जो है हम लोग जो है वनस्पति तेल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए साबुन जो है हमें चिकना महसूस होता है, चिकना लगता है। जब कोई तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं तो तेल अथवा वसा संगत एसिड, सोडियम, लवण एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस सब क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। पीतल में कौन सी धातु होती है? तो पीतल में जो है यह कौन सी धातु होती है? तो यह हो जाएगा तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तांबा और जस्ता के मिश्रण को पीतल कहते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या होता है? तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुण धर्म क्या होता है? तो ए इसका राइट आंसर होगा। बेसिक और एसिटिक होता है। बेसिक और एसिटिक। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करती है। तो यह जो रेडियोधर्मी पदार्थ जो है यह अल्फा, बीटा, गामा तीनों प्रकार की जो है किरणें उत्सर्जित करती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। रेडियोधर्मी पदार्थ में अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित होती है। ये किरणें क्रमशः धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन होती है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह होती है तो नाइट्रोजन की। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78.09% होती है, जो सभी गैसों में सर्वाधिक होती है। वायु एक क्या है? तो वायु एक गैसों का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वायु में गैसों का मिश्रण, इसमें जो है नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 20.095%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% तथा शेष हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जिनॉन पाई जाती है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या होता है? तो उसमें जो है एलिथ्रीन होता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो है सक्रिय रसायन एलिथ्रीन होता है। ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर जगह। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो होता है, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। कठोर पानी वह है जो अपमादक साबुन लगाने पर झाग सजगता से उत्पन्न नहीं करता है। इसका मुख्य कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। हास्य गैस, जिसको हंसाने वाली गैस कहते हैं, तो उसको जो है नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड आने ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है। इसमें जो है सूंघने पर हंसी आती है और डॉक्टर इसका प्रयोग एंस्थीमिया के रूप में प्रयुक्त करते हैं। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो हंसाने वाली गैस जो है यह नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, यानी कि N2O को कहा जाता है। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलान करते हैं। त्वचा कैंसर, तो त्वचा कैंसर जो पराबैंगनी किरणें से होता है। और ध्वनि प्रदूषण जो होता है डेसिबल में मापते हैं। वैश्विक तापन, तो वैश्विक तापन को जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। और ओजोन क्षेत्र जो है यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। त्वचा कैंसर जो पराबैंगनिक प्रकाश किरणें से, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से और वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। और ओजोन क्षेत्र जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है दोस्तों।